ओके, तो हम अपने सत्र को जहां पर हमने 2 दिन पहले विराम दिया था वहां से हम शुरू करते हैं। हमने डाइट और न्यूट्रिशन के बारे में जो है अपने हमने स्टार्ट कर दिया था। तो आज हम जो चर्चा करेंगे अगले का जो हमारा है वो है कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्या आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है और स्लाइड ठीक से दिखाई दे रही है? हाँ जी स्लाइड ठीक से दिखाई दे रही है मैम, बट आवाज थोड़ी एक दो बार कटी है। आवाज कैसी हो रही है? ठीक है मैम, आवाज तो ठीक आ रही है। देखिए काफी लोग बोल रहे ठीक है। अगर जिनको भी दिक्कत है तो एक बार दोबारा से जो है वो ज्वाइन कर लें, एक बार रिमूव होके। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करेंगे। अभी ठीक आ रही है आवाज? जी मैम। ओके, तो स्लाइड ठीक से दिखाई दे रही है आपको? जी ओके, तो हम जो चर्चा करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में करेंगे। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे भोजन में जो हम प्राप्त करते हैं वो होते हैं हमारे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये हमारे प्रचुर मात्रा में जो पाए जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उनसे हमें जो है क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा। ठीक है ना, ऊर्जा देने में वो हमारे सहायक होते हैं, काम करते हैं। और ये एक्चुअली पिक्चर में थोड़ा सा ठीक है। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये बेसिकली हमारे किससे बने होते हैं? ये वो पदार्थ होते हैं जो मुख्य रूप से अगर आप सिंपल भाषा में समझे तो साधारण चीनी होते हैं। ठीक है। और ये जो इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बेसिकली हमारे कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के होते हैं। मैम लास्ट क्लास में भी आपने यही पढ़ाया था, माइक्रो मैक्रो, और आपने थाली पढ़ा दी थी पूरी। हाँ जी, लेकिन आज ये थोड़ा डिटेल में है। ओके मैम। आज कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम लोग। ठीक है, उस दिन इंट्रोडक्शन था। ओके, तो इसमें जो हमारे जो अनुपात होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का, इसमें बेसिकली कार्बन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। हेलो, बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है। एक्चुअली हाँ, अब ठीक है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो जो हमारे चेन्स जो बनती हैं, हमारे ये जो चीनी की जो श्रृंखला होती है इनको हम पॉलीमर्स जो शुगर्स के बोलते हैं, जो कि हमारे कार्बन और मैंने यही बोला था जी। हाँ जी, बताइए क्या बोला था आपने? कुछ कह रहे हैं आप? मैम, बीच में आवाज जैसे कट कट के आ रही थी। अभी ठीक आ रही है? हाँ हाँ, बीच में कभी कभी कट जा रही है थोड़ी सी। वो एक्चुअली मेरा फोन बज रहा था इसलिए मैंने म्यूट कर लिया था खुद को ही, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। अभी पर ठीक है? मैम आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल भी आवाज नहीं कट रही है। भाई अगर किसी को आवाज कट रही है तो एक बारी मैसेज करके पूछ लो। कोई बात नहीं, ठीक है। अगर किसी को बीच में अगर हो तो एक बार डिस्कनेक्ट होके ना दोबारा कनेक्ट कर लेना, ठीक है? अभी ठीक आएगी क्योंकि मेरा बीच में फोन बार बार बज रहा था तो इसलिए मैंने अपने आप को म्यूट किया था। अब मेरे ख्याल से ठीक आएगी, ठीक है? जी तो चलिए करते हैं कंटिन्यू। तो हमारे जो चीनी के जितने भी हमारे जो मॉलिक्यूल्स जो जिनसे बनते हैं ना, ये जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इनमें हमारे
कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनसे मिलके जो हमारी चेन बनती है, ठीक है। तो वो जो चेन्स होती हैं वही हमारे कार्बोहाइड्रेट के जो ना अलग अलग तरीके से उनको बनाती है। एक चेन बनती है कि जिसको बहुत आसानी से तोड़ा जाता है, तो वो लघु श्रृंखला कार्बोहाइड्रेट या सिंपल चेन्स होती हैं। एक होती है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कई सारे जो ये जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, ये तीनों इकट्ठे होके लंबी चेन बना लेते हैं, उनको हम जो है कॉम्प्लेक्स चेन्स बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। उसमें सिंपल सिंपल चेन्स जो होती हैं कई सारे मिलके जो है ना वो कड़ी बना लेती हैं, ठीक है ना। तो दो तरह के हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि इन मूल इकाइयों से बनते हैं, और जो सबसे जिनके सिंपल, जिसको हम शुगर कहते हैं, ग्लूकोज, हम उनको ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है। तो सबसे सिंपल जो फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट की वो ग्लूकोज होती है, सिंपल शुगर होती है, वो ही हमारे शरीर में सबसे आसानी से घुल जाती है, और वो हमारे को फिर क्या देती है, हमें एनर्जी देती है, ठीक है। तो जो सबसे सिंपल वाली जो हमारी होती है वो होती है हमारी मोनोसेक्राइड, जो कि सिंपल चेन से मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं बेसिकली, इसमें सोर्सेज अभी आए हैं, एक मैं देख लेती हूँ। ओके, बाद में है, चलिए। लेकिन हम अगर पहले इसके बारे में बात करें, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें मुख्य रूप से हमें जो है सीरियल से मिलते हैं, हमें जो अनाज जो होते हैं वहां से मिलते हैं। साथ ही ये फल और सब्जी में भी होते हैं, दूध में भी जो है ये हमारे उपस्थित होते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारे जो स्टार्च होते हैं, जो शुगर्स होते हैं, है ना, उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं। और ये बहुत सबसे ज्यादा हमारे को मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए ये हमारी भोजन में सबसे ज्यादा हम इनको सम्मिलित करते हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा चीज पाई जाती है ना वो सस्ती भी होती है ना, सस्ती होती है और मिल आसानी से जाती है, इसीलिए हम उनको अपनी भोजन में उनको सम्मिलित करते हैं। अगर देखो जो चीज महंगी होगी, मुश्किल से मिलेगी, तो आप उसको अपने भोजन में तो नहीं लोगे ना, कभी कभार करोगे। लेकिन जो चीज बहुत ज्यादा आराम से मिल जाती है और सस्ती मिलती है, हम उसको ज्यादा लेंगे, ताकि वो हमें को ज्यादा हमारी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करेगी, ठीक है। तो ये हमारे सबसे ज्यादा जो धरती पर मिलने वाला ही न्यूट्रिएंट, आप ऐसा समझिए कि कार्बोहाइड्रेट्स होते ही हैं, जो कि हम अपने भोजन में उनको सबसे ज्यादा सम्मिलित करते हैं, ताकि हमें ऊर्जा मिल सके। तो इसके बाद अब हम देखेंगे जो हमारी जो चेन हमने इसके बारे में बताया था, ये किस इसका जो फॉर्मूला होता है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलती है। तो इसमें हमारा हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर कार्बन और ऑक्सीजन के सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल होते हैं। तो इसको फॉर्मूला जो बेसिकली होता है, इस पिक्चर में शायद CnH2ON, ठीक है ना, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हमारा हमारे मोनोसेक्राइड्स और फिर हमारे जो चेन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बेसिकली हमें हमारे को एनर्जी देने में ही इनका काम होता है। जो ग्लूकोज की इकाइयां होती हैं, सबसे सिंपल जो इकाई होती है उसको हम मोनोसेक्राइड बोलते हैं। यही सबसे हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, मूल इकाई होती है ग्लूकोज की, यही हम इसको हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड्स। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होता है जैसे कि ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, ठीक है, मैक्रोज। ये इसमें अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है ना, इसमें सूत्र भी लिखा है, पर थोड़ा पिक्चर के कारण शायद इसको एडिट करना पड़ेगा हमें। पिक्चर बीच में ना शायद आपको इसमें ठीक से दिखाई, थोड़ा सा आप देखिए, दिखेगा। तो ग्लूकोज जो होता है वो हमारा अलग अलग सोर्सेस से भी मिलता है, जैसे यहाँ पर जो है ना, उसको हम डेक्स्ट्रोज, ग्रेप शुगर, कॉर्न शुगर, जहां से वो जो शुगर है मिलती है, उसको उसी हिसाब से ही उसका नाम भी एक्चुअली हो जाता है। फलों से मिलती है, 6H12 नहीं है, ये H2 होगा एक्चुअली। अच्छा हाँ, H12 मैम C6H1206 लिखा हुआ है। हाँ, तो इसमें मतलब अगर कार्बन का 6 मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन का डबल हो गया, है ना,
12 हो गया, और ऑक्सीजन का कार्बन के बराबर 6 हो गया। तो इधर फॉर्मूला ये लिखा है, ठीक है। और ये हमें अलग अलग सोर्सेज से मिलती है। तो वहां जैसे सब्जियों से अगर ग्लूकोज मिलता है तो वो हमारा स्वीट कॉर्न हो जाता है, फलों से जो मिलता है वो हमारा फ्रुक्टोज हो जाता है, ठीक है। तो और अगर जैसे दूध से होता है तो लैक्टोज होता है। तो जहां से जैसे मिलता है उसी तरह का जो हमारे बॉडी के अंदर ये जो ग्लूकोज जाता है, और ये फिर हमारे शरीर में उसी हिसाब से हमें ऊर्जा देने में काम करता है, ठीक है। ओके, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जो कि हमारे शरीर में हम उसको अपने एनर्जी बनाने में काम करते हैं। और जो जटिल जो हमारी श्रृंखलाएं होती हैं उनको इसी में ही कन्वर्ट किया जाता है, उसी में ही बदला जाता है, ताकि वो हमें ऊर्जा देने का काम करें। उनको हम पॉलीसेक्राइड्स या डाइसेक्राइड, डाई का मतलब होता है, डाई मींस दो, जहां पे दो चेन होती है वो हमारे डाइसेक्राइड्स होते हैं, जहां सिंगल चेन वाले होते हैं वो मोनोसेक्राइड्स होते हैं। मोनोसेक्राइड्स के जैसे अभी हमने आपको बताया फ्रुक्टोज होता है, हाँ, और हमारा लैक्टोज होता है। और जो हमारा लैक्टोज भी वैसे हमारा डाई में कई बार ही आता है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स दो चेन्स मिलके हमारा कट जाता है। सबसे सिंपलेस्ट वाला वैसे हमारा फ्रक्टोज में आ जाए तो हमें फलों से मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारी कॉम्प्लेक्स वाली आ जाती है जो कि 3, 4 या बहुत सारी बन रही होती है। तो वो हमारी जो होती है डाइसेक्राइड में 2 चेन होती हैं, और जो बहुत सारी चेन्स मिलके बनती है वो हमारी पॉलीसेक्राइड्स होती हैं। पॉलीसेक्राइड्स को हम स्टार्च बेसिकली बोलते हैं, स्टार्च या सेल्यूलोज, जो कि हमारे सब्जियों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, जो हमारा लैक्टोज होता है बेसिकली वो भी 2 चेन से मिलके बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, जो जिनको की तोड़ के हम जो है 2 चेन बनते हैं। तो गैलेक्टोज जो हमारा होता है, लैक्टोज जो होता है हमारा, वो भी हमारे 2 चेन से मिलके बनता है। डाइसेक्राइड से बहुत सारी चेन्स हमारी होती हैं, बहुत सारे उसमें हमारी सिंपल चेन्स जो होती है मिलके बनती है। तो और उसके बाद जो हमारा इसमें एग्जाम्पल होता है वो स्टार्च का होता है, जो कि सब्जियों में पाया जाता है, बेसिकली अन्न में जो पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पर है। तो हमारे जो स्रोत होते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे जो होते हैं अनाज या मोटा अनाज, जिसको हम कहते हैं, आजकल मोटा अनाज बहुत ज्यादा फेमस है, जिसको हम मिलेट्स के रूप में भी जानते हैं, ठीक है ना। और जो से सब्जियां जो होती हैं, देखिए लैक्टोज तो हमारा दूध में ही प्रेजेंट होता है, और स्टार्च हमारा सब्जियों में होता है। माल्टोज जो होता है ये हमारा यहाँ पर जो आपको स्लाइड पे दिख रहा है, ये भी हमारे जो कुछ अनाज जो होते हैं ये वहां पर उसमें जो वहां से पाया जाता है, ये डाइसेक्राइड का ही होता है। और स्टार्च, हाँ, स्टार्च की ये होता है हमारी कई सारी जो होती है हमारे सब्जियों में, कंद में, मूल में, ऐसे जो है उसमें हमारा ये पाया जाता है। ये सिंपल हमारा जब हम शरीर में उनको खाते हैं तो पाचन के द्वारा इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ताकि वो सिंपल ग्लूकोज फॉर्म में चेंज हो जाए और फिर हमारे ब्लड के अंदर घुल मिल जाए, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर सबसे सिंपल चीज ही घुल मिल जाती है। तो हमारे भारत में मैंने जैसे कि बताया था सबसे ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट खाया जाता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ही उत्पन्न होने वाला जो है हमारा न्यूट्रिएंट है, और जो कि सस्ता भी मिल पाता है, इसीलिए हम अपने आहार में इसको मेन सोर्स के रूप में रखते हैं। जितने भी अनाज हैं, दालें हैं, जड़ें हैं, कंद हैं, ये सब चीजें में कार्बोहाइड्रेट होता है। गन्ना है, जैसे कि हमने शुगर की बात करी है, तो गन्ना जो चीनी है आप समझ जाओगे, लेकिन जो सिंपल वो वाली चीनी ही नहीं होती जो हम अपने रसोई में यूज करते हैं। उस चीनी के अलावा भी बहुत तरह की जो ग्लूकोज होते हैं वो हमारे अलग अलग खाने पीने के स्रोत से मिलते हैं। वो जैसे कि हमारे फलों से जो मिलने वाले हैं, शहद से मिलने वाले हैं, मेवे से भी मिलते हैं, ठीक है ना, वो सारे हमारे भी होते हैं। और जो हमारे कंदमूल हैं, गन्ने से, चुकंदर से, ये सब भी हमारे इनमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम सोर्सेस की तरफ नजर मार लेते हैं। आपको दिखाई दे रहा है ठीक से? ये ठीक दिखाई दे रही है आपको? कोई मुझे बताएं प्लीज। यस मैम। थोड़ा सा वैसी पिक्चर है ये, बट आई थिंक सो
मैम दिख रही है, जूम बड़ा बड़ा जूम कर देती हूँ मैं, है ना। देखिए यहाँ पर वही दिखाया है जो कार्बोहाइड्रेट के होते हैं, जो ग्लूकोज बनता है वो किससे है, हमारे फ्रूट से मिलता है और शहद से मिलता है, जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारी होती है, ठीक है ना। तो वो कहाँ से मिलता है ग्लूकोज हमारा, हमारे फलों से, और हमारे हनी से, ठीक है ना। और उसके बाद फ्रुक्टोज जो होता है ये भी हमारा फलों में ही उपस्थित होता है, हनी से भी मिलता है। फ्रुक्टोज बेसिकली ग्लूकोज से साथ मिलके हमारा और थोड़ा सा डबल इकाई में वो बन जाता है, ठीक है, वो सुक्रोज बन जाता है वैसे, ठीक है ना। और वही शरीर में जाकर फिर उसको हम और पाचन से घुलाते हैं, मिलाते हैं। मिल्क के अंदर हमारा गैलेक्टोज प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फिर ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके लैक्टोज बना देता है ना। तो ये अलग अलग फॉर्म्स होती है जो यहाँ पे आपको दे रखी है, वो सिंपल फॉर्म है। डाइसैकेराइड्स हमारे जो है 2 से ज्यादा उसमें मिलते हैं, जैसे सुक्रोज यहाँ पे लिखा है। सुक्रोज हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों को, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मिलके हमारा सुक्रोज बनता है। तो वो हमारे कहाँ पे, केन में होता है, बीट शुगर्स में होता है, मोलासिस जो होते हैं उनके अंदर होता है। लैक्टोज हमारा दूध से बनी हुई चीजों में ही बनता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके हमारा लैक्टोज बनाते हैं, दूध और उससे बनी हुई चीजों में प्राप्त होता है। माल्टोज भी हमारा 2 ग्लूकोज के जो होते हैं वो हमारा माल्टोज बनाते हैं बेसिकली। आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, चलिए। माल्टोज जो होते हैं, जो 2 हमारे ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं वो मिलके हमारा माल्टोज बनाते हैं, जो भी हमारे माल्ट प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनसे प्राप्त होते हैं। और इसके बाद कुछ अल्कोहल्स टाइप की जो चीजें होती हैं जो कि हमारे फलों और सब्जियों में ही प्रेजेंट होते हैं, चेरीज में प्रेजेंट होते हैं, उनमें भी ये हमारे को मिलता है। और कुछ शुगर एसिड्स भी होते हैं, और जो सिंपल चेन्स भी होती है यहाँ पर उनको भी बताया गया है। तो पॉलीसैकेराइड्स चेन्स जो होती है वो हमारी जो एक होती है कि हम इजीली पचा लेते हैं, कुछ होती है हम पचा नहीं पाते हैं, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, उनमें और हमें उनको प्रोसेस करना पड़ता है, उनको और डाइजेस्ट करना पड़ता है। तो इसमें पॉलीसैकेराइड में अगर हम देखेंगे तो हमारी 100 या 1000 चेन्स भी होती है। आप सोचो, एक कहाँ सिंपल चेन है और पॉलीसैकेराइड्स में हमारी 1000 या हमारी 100 या 1000 चेन्स हमारी कार्बोहाइड्रेट्स की सिंपल वाले की होती हैं। और ऑब्वियसली आप समझ जाओगे उनको हमें कितना तोड़ना पड़ता होगा। अगर 100 चेन है उनको तोड़ने के लिए, तो वो हमारा पाचन क्रिया में, या हम जो खाने की जो हम प्रक्रिया, आपने देखा होगा फल जो होते हैं आप तोड़ोगे और डायरेक्ट खा लेते हो, है ना, पका हुआ होता है, खाना शुरू कर देते हो, वो आपके बॉडी के अंदर तुरंत उसको यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन अगर आप देखो कोई सब्जी लाते हो, आप उससे कच्ची तो नहीं खा सकते हो, हमें उसको पकाना पड़ता है, फिर हम उसको अपने लायक बनाते हैं, फिर हमारा शरीर भी उनको पचाने का काम करता है। जैसे फ्रूट्स का होता है, आप लोग सोचो जूस इंस्टेंट एनर्जी देगा, तो आप वैसे तो फल को खाना चाहिए क्योंकि फाइबर्स भी, रेशा भी मिल जाता है, लेकिन जैसे बहुत ज्यादा कोई कमजोर आदमी तो हम उसको फलों का जूस देते हैं इंस्टेंट, उसको ज्यादा कुछ पाचन करना ही नहीं पड़ता, तुरंत एनर्जी दे देता है। लेकिन अगर हम रोटी, सब्जियां, कुछ ऐसी चीजें लेते हैं तो हमें उनको पचाना पड़ता है। पहले उनको हम पकाते हैं, है ना, काटते हैं, छीलते हैं, आटा गूंथते हैं जैसे, फिर आग पे उनका रोटी बनाते हैं, फिर हम दांतों से काटते हैं, फिर अंदर हमारा भी शरीर, तो ये सारा जो प्रक्रिया होती है बेसिकली उस चेन को, कॉम्प्लेक्स चेन को सिंपल चेन में ही कन्वर्ट करने के लिए होती है। ओके, क्लियर। तो जैसे कि और जो हमारे यहाँ पर डाइजेस्टेबल है, रेजिस्टेंट स्टार्च होते हैं जिनको कि हमें पकाना पड़ता है, जो कि जैसे हमारे अनाजों में होते हैं, अनराइप बनाना जैसे होता है, यहाँ पे कुक्ड स्टार्चेस जो कि हम जैसे आलू ही मान के चलो, आप स्टार्च उनमें होता है, चावल वगैरह में भी होता है, हम उनको पकाते हैं। कुछ होते हैं जो इनडाइजेस्टेबल होते हैं, हमारा शरीर उनको पचा ही नहीं सकता, तो वो क्या होते हैं, वो बेसिकली सेल्यूलोज जो सब्जियों में प्रेजेंट होते हैं, वो होता है ब्रैन, छिलका, है ना। वो छिलका हमारे बेसिकली रेशे का काम करता है। जैसे कुछ सब्जियों के जो होते हैं, कुछ ऐसे
आप उनका तना या छिलका होता है, वो हमारा हम उनको हमारा शरीर उनको पचाने के इसमें होता है, लेकिन फिर भी वो हमारे शरीर में उनका भी काम होता है, वो हमारे रेशे का काम करते हैं, उनके अंदर जो है वो हमारा फाइबर्स का जो है वो जाकर काम करते हैं और हमारे शरीर में टॉक्सिन्स को रिमूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे मुख्य कार्य जो है से हमने देखा था, हमारे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है, ऊर्जा देने का। कार्बोहाइड्रेट क्या सबसे ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ते स्रोत होते हैं और 1 ग्राम हमारा कितना ऊर्जा दे देता है, कार्बोहाइड्रेट हमारा 4 कैलोरीज हमें जो है ऊर्जा दे देता है। और ग्लूकोज बेसिकली हमारे सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा मुख्य स्रोत है ग्लूकोज ही है, और वो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में ही जो है बदलता है, परिवर्तित होता है, और वो ही हमारे जितने भी हमारे कोशिकाएं हैं, ऊतक है, उनको जो तुरंत उनकी जो आवश्यकता के अनुसार में वो उसको उपयोग में ले आते हैं और ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। जो कुछ भाग जो होता है, एक तो तुरंत ऊर्जा में बदल उसको बना देते हैं, लेकिन कुछ एक भाग होता है उसको वो आगे के लिए, क्योंकि हम हमेशा तो खाना नहीं खाते रहते ना, तो आगे ऐसे समय के लिए हमें जहां पर बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसको हमारे शरीर के अंदर सहेज के रख दिया जाता है, इकट्ठा करके रख दिया जाता है उस ऊर्जा को। लेकिन वो जो ग्लूकोज है वो हमारे लिए ग्लाइकोजन में बदल जाता है, वो जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है और वो लीवर में जाके या हमारी मांसपेशियों में जाके इकट्ठा हो जाते हैं। जब हमें अचानक से बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है तो वो जो ग्लाइकोजन हमारा लीवर या मसल से होता है वो वापस ग्लूकोज में बदल जाता है और हमारे को ऊर्जा देने के काम आता है। तो ये हमारा मुख्य रूप से काम होता है। ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ हमारे जो ये फैट में भी कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमारे टिश्यूज में जाके कार्बोहाइड्रेट्स जो है वहां पर बदल जाते हैं। तो इसके अलावा जो हमारा काम है फिर प्रोटीन बचाने की क्रिया, मतलब वो क्या करते हैं, वो शरीर में जो ऊर्जा के स्रोत के रूप में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट ही अपना काम करते हैं, और प्रोटीन जो प्रोटीन भी बेसिकली एनर्जी देने में मदद करता है, तो उसको बचा देते हैं कि भाई तुम जो है सिर्फ अपना हमारे शरीर के निर्माण में काम करो, ग्रोथ में उसकी डेवलपमेंट में काम करो, और एनर्जी बनाने का काम हम करेंगे। तो वो एक तरह से प्रोटीन की मदद करते हैं कि आप जो है सिर्फ अपने ग्रोथ वाले उसमें रोल प्ले करिए, हम जो है एनर्जी देने वाला हम काम कर लेंगे। ठीक है। और इसी के साथ साथ वसा का जो है ऑक्सीकरण में भी मदद करते हैं। वो उसमें हमारा क्या करते हैं कि हमारे जो प्रत्येक आहार में जब भी हम कार्बोहाइड्रेट की जितनी भी हमारी मात्रा जितनी भी बहुत बहुत जरूरी वाली है, तो वो इतना हम लेते हैं, और उसके बाद जो वसा का जो ऑक्सीडेशन होता है वो आराम से हो सके इसलिए उसको भी छोड़ देते हैं। तो क्योंकि उसके बाद अगर हम तेजी से इसका जो है हम अपना अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो हमारा जो है फैट का भी बहुत तेजी से जो हमारा क्या होता है मेटाबॉलिज्म चयापचय तेजी से होने लगेगा। तो इसलिए हमारे शरीर में इसको बहुत धीरे धीरे ही उसके उत्पादन हो, तो इसके लिए भी वहां पर ये जो है वसा का पूर्ण उपचयन के लिए उसको जो है छोड़ देते हैं कि उसका कंप्लीटली जो है ऑक्सीडेशन जो है हमारे फैट का हो जाए। इसके बाद का जो होता है तांत्रिक तंत्र के लिए जो अपरिहार्य है, इसमें बेसिकली हमारा ये जो हमारा नर्वस सिस्टम हमारे उसके लिए, क्योंकि एनर्जी चाहिए उसको, ग्लूकोज से एनर्जी चाहिए, तो हमारा ब्रेन को कॉन्टिन्यूएशन में चाहिए ही चाहिए, तो ये उसमें हेल्प करता है हमारा कि नहीं तो फिर ब्रेन हमारा अगर ठीक से काम नहीं करेगा तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं करेगा। और इसका फिर हमारा है मांसपेशियों में भी अहम भूमिका होती है, ताकि हमारे एनर्जी चाहिए, जो हम स्केलेटल मसल्स होती है हमारी, जो हमारी मांसपेशियां जो होती हैं, जो हमारी जो ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं उनको काम करने, वैसे तो हर मांसपेशी को ही काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है, तो वो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट ही प्रदान करते हैं। तो अब हम देखेंगे जो हमारा जो इनका पाचन है वो हमारे
इसका हम समझेंगे तो कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारे हमने अपने इनका समझ लिया। अगर किसी को अभी कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। इज इट ओके? यस मैम। मैम इसका जो कार्बोहाइड्रेट का काम था वो प्रोटीन को पचाने, वसा के ऑक्सीकरण एवं तंत्रिका तंत्र को ऊर्जा देना और मांसपेशियों में भी अहम जो इसका योगदान होता है, मतलब हाँ। कार्बोहाइड्रेट का, यही ना? जी जी जी, यही मुख्य रूप से इनके काम है। इनको ही याद रखने की जो है ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मसल्स के भी उसमें मदद करता है ये कि भाई उसका जो है हमेशा हमारे मसल्स को क्योंकि चाहिए ना हमेशा ही। तो अगर अब हम इनके पाचन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख्य रूप से कहाँ पर शुरू होता है? हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है ना, उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम एंजाइम कौन सा बोलते हैं? एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं। वो मुख्य रूप से जो हमारे कार्बोहाइड्रेट के जो हमारे स्टार्च होते हैं वो वहीं पर ही उनको तोड़ने का काम शुरू कर देता है और पॉलीसेक्राइड्स को भी छोटा छोटा करने का काम शुरू कर देता है। इसलिए खाना अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। आपको लार उनकी बन जानी चाहिए। वो लार हमें बहुत मदद करते हैं हमारे पाचन के लिए। कई बारी जो कुछ लोग होते हैं ना, अच्छे से खाना नहीं खाएंगे, बस पानी पानी पी पी के जो है ठूस लेते हैं, नीचे ही उनको उतार लेते हैं। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे उसमें जो है इसका अच्छे से डाइजेशन जो है आपका होना चाहिए। नहीं तो उसमें बहुत ही आगे दिक्कत आएगी, क्योंकि वो सलाइवा का जो काम है आगे कोई नहीं करेगा। वो काम कौन करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो एंजाइम जो हमारा होता है एमाइलेज, वो ही वहां पर काम करता है। तो इसीलिए हमेशा खाना जो है आपको हमेशा अच्छे से चबा चबा कर, है ना, उसको, और अच्छे से पका हुआ भोजन होना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टार्च वगैरह को, पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ने के लिए जो वहां पर जो नियत उसके जो भी भोजन संबंधित जो प्रक्रियाएं हैं उनको भी ध्यान में जो है हमें रखना चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन जो है हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। लार में जो हमारा उपस्थित तो जो एंजाइम्स होता है, कौन सा है? एमाइलेज। वो हमारे छोटे छोटे इकाइयों में पॉलीसेक्राइड्स को तोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन असल में जो हमारा मुंह में भोजन बहुत कम ही रहता है। तो फिर क्या होता है? उसके बाद हमारा भोजन मुंह के बाद कहाँ पहुंचता है? हमारे पेट में। ठीक है, यहाँ देखिए पिक्चर में दिखाया हुआ है, सलाइवरी एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च के ऊपर बेसिकली काम करना शुरू कर देता है, पॉलीसेक्राइड के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद हमारा भोजन जो होता है पेट में चला जाता है। पेट में लेकिन हमारे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर वहां पर एक्टिविटी नहीं होती है। आप ये तो इसीलिए कोशिश करिए जो जितना, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबे समय पेट में तो भोजन हमारा 3-4 घंटे रहता है, मुंह में तो बहुत कुछ क्षण ही रहता है, लेकिन वहां पर भी स्टार्च को अपना काम करने दें, अच्छे से चबाकर खाएं। अवश्य में, क्योंकि स्टमक में आपका कोई भी कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां पर हमारे कार्बोहाइड्रेट का कोई भी हमारा डाइजेशन नहीं होता। उसके बाद हमारा जो डाइजेशन होता है वो हमारी छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ओके, बल्कि इनफैक्ट हमारे स्टमक में अगर आप ऐसे ही पानी के साथ सटक के भोजन को ले लोगे, सारा उस सटक को लोगे, तो जो एंजाइम जो सलाइवा भी है वो वहां पर इनएक्टिव हो जाता है, वो काम नहीं कर सकता आपके पेट के अंदर। तो मुंह के अंदर जितनी भी जो भी क्षण हमने खाना खाना होता है अच्छे से चबा चबा के खाएं, क्योंकि आपका पेट आपके सलाइवरी एंजाइम को डीएक्टिव कर देता है, इनएक्टिव कर देता है। वहां पे आपका सलाइवा बेचारा काम नहीं कर पाता है। उसके बाद फिर जब भोजन हमारी छोटी आंत में जाता है, वहां पर हमारा फिर जो मुख्य रूप का जो पाचन होता है वो होता है हमारे जो मुख्य रूप से जो हमारे वहां पर एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं वहां पर होते हैं पॉलीसेक्राइड जो कन्वर्ट हो जाते हैं डाइसेक्राइड्स में या और थोड़ा सा वैसी चेन्स में, तो वहां पर उनका जो है पाचन होता है हमारी छोटी आंत में, हमारे
पैनक्रियास से एक तो एंजाइम आता है जिसको कि हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज, वो उसके ऊपर जो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है, स्टार्च को डाइसेक्राइड मोनोसेक्राइड में उनको कन्वर्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। और साथ ही साथ में हमारे जो छोटी आंत के अंदर ही वहां की जो अंदर की झिल्ली होती है उनको हम विलाई बोलते हैं। जैसे हमारी फिंगर्स होती है ना, फिंगर लाइक इरप्शंस होते हैं हमारी छोटी आंत के अंदर की लेयर में म्यूकोजल मेम्ब्रेन जो होती है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉर्डर होता है उनका, जिनको हम इंटेस्टिनल विलाई बोलते हैं। वहां पर कुछ हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। जितना भी फिर हमारा कच्चा पक्का जो हमारे भोजन जो बच जाता है वो उसको अच्छे से वहां पर और पूरा पचा देते हैं और उसका पूरा पाचन क्रिया वहीं पर ही हो जाता है, उसको मदद करते हैं। और उसके बाद वहीं पर फिर जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उन रसों को वो वहां पर जो भी हमारी छोटी आंत की जितनी भी हमारी ब्लड वेसल्स उसको करके उनके सेल्स में वो चला जाता है। तो हमारे इंटेस्टिनल म्यूकोजे में के अंदर कौन कौन से हमारे वहां पर जो एंजाइम्स होते हैं, माल्टेज होता है, लैक्टेज होता है और सुक्रेज होता है। ये तीन मुख्य रूप से हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का जो वहां पर हमारा पूरा पाचन जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। तो लास्ट में हमारा जो बचता है वो बचता है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। ये ही सिंपल सिंपल चीजें हमारी जो कि मोनोसेक्राइड्स होती है वो बच जाती हैं, जो कि इजीली हमारी किसमें हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। और जितने भी हमारी उसके बाद हमारी जो ब्लड के अंदर से ये जो हमारा ब्लड शुगर जो होती है, शुगर ही हम कहेंगे, वो ब्लड के अंदर वो जो शुगर होती है वो फिर हमारे सेल्स के द्वारा ले ली जाती है, किस लिए, एनर्जी बनाने के लिए। और आपको पता है कि वहां पे जब ग्लूकोज आता है और ब्लड के अंदर तो वहां पर साथ में ऑक्सीजन भी आता है। जब ये ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तभी एनर्जी बनाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है दिस इज ऑक्सीडेशन बेसिकली, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो काम नहीं होगा। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा अगर आप आग लगाते हो, जलाते हो, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तभी वो जल पाती है। तो ये पाचन क्रिया के लिए भी आपको जो ऑक्सीजन बनाने के लिए आपको हीट चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो ऑक्सीजन आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस ये नहीं होगा तो हमारे को नहीं होता। लेकिन वो एक लंबा प्रोसेस है, वो मेटाबॉलिज्म का एक अलग प्रोसेस है। लेकिन आप उसमें ये समझिए कि हमें ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए, जो कि हमारा लास्ट का जो बनता है और वो कन्वर्ट होता है हमारा एनर्जी में, जहां पर हमें ऑक्सीजन, और ये जो प्रोसेस होता है ये ऑक्सीडेशन का ही प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हमारा जो कार्बोहाइड्रेट का है हमारा पाचन होता है। और जो हमारा एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, क्योंकि सब सारा ग्लूकोज है ना आपके एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, जो कुछ ऐसा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर कहाँ पर हमारा स्टोर होता है, हमारा लिवर में और हमारा मसल्स में। और जब हमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, इन मतलब कभी हमें ऐसी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो वो वहां से वापस आके हमारा दोबारा से चेंज हो जाता है और हमें को एनर्जी देने में मदद करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट। आई थिंक सो लास्ट स्लाइड देख लेते हैं। या अब शोषण की वही बात मैंने आपको बताई कि यहाँ पर जो सारे सिंपल फॉर्म में छोटी आंत की विलाई की कोशिकाओं के माध्यम से जो है वो वहां पर हमारे ब्लड के अंदर प्रवेश करते हैं, खून में प्रवेश करते हैं और इसे लिवर में ले लिया जाता है। और फिर उसके बाद जो है हमारा एक्स्ट्रा अगर जो हमारा ब्लड के अंदर से जो होता है वो अगर सारा नहीं यूटिलाइज होता तो हमारा ग्लैक्टोज में कन्वर्ट होके लिवर में और हमारा मसल्स में वो है डिपॉजिट हो जाता है। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? मैम ये क्या लिखा हुआ था, मतलब 115? हाँ, वो एक्चुअली ये स्लाइड है ना, आपको मैं भैया से कह के ये शेयर करवा दूंगी, तब आप जूम करके देख लीजिए, क्योंकि शायद आप लोगों को इसमें क्लियर ना दिखाई दे रहा हो। कोशिश करूंगी अगर मैं कल इसको, क्योंकि पीडीएफ है तो एडिट मैं नहीं कर सकती, ये बीच वाली पिक्चर को अगर मैं इसको कल से ठीक कर सकी तो मैं ट्राई करूंगी,
ठीक है, नहीं तो जब आपको स्लाइड शेयर होगी तो प्लीज आप उसको जब जूम करके अच्छे से देख सकेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, चले। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ये होता है, ये हमारा बेसिकली जितना भी हमारे खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट का कितना है, कितनी उसकी रेटिंग के लिए होता है बेसिकली। तो उसमें ये पता चलता है कि उस भोजन में कितनी जल्दी आपको ग्लूकोज जो है मिल जाएगा, तो वो जीआई इंडेक्स हम इसको बोलते हैं। तो उसी से ही हमें पता चलता है कि भाई हमें कौन सा भोजन खाना है या कौन सा खाना नहीं करता, इससे कितनी जल्दी हमें एनर्जी जो मिल जाएगी। तो जो चीनी, मीठे पदार्थ, जितने भी आपके कोल्ड ड्रिंक्स हैं, शीतल पेय होते हैं, आलू है ना, तो इन सब के अंदर जो हमारा ज्यादा होता है। जो कम वाले जो होते हैं वो हमारे फल, सब्जियां, दाल, अनाज, ये सारे हमारे जिनमें कम हमारा जीआई इंडेक्स वाले होते हैं। तो आई थिंक सो ये आज हमारे कार्बोहाइड्रेट के बारे में हो गया। अभी किसी को प्रश्न पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो अगर मुझे 2 मिनट दें तो मैं दूसरी स्लाइड शेयर करने का प्रयास करूं। बताइए। यस मैम। हाँ, 1 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा दूसरी स्लाइड प्रोटीन का मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, पर मुझे 1 मिनट चाहिए होगा। इसी बीच में आप हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बताई हैं वो ऊर्जा का, वो कितना मतलब ऊर्जा चाहिए उसके अनुसार क्या हमें कितना खाना है वो होता है ना। जी हाँ जी, कुछ लोगों जैसे ब्लड, जिनको ब्लड शुगर वगैरह है, उनके ऑलरेडी शरीर के अंदर 1 मिनट में इसको स्टॉप कर लूं पहले। 1 मिनट, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं ढूंढ लूं 1 मिनट में। जी ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक वो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लेंगे वो प्रोटीन का। ठीक है, अब बताइए मुझे स्लाइड ठीक से दिखाई दे रही है कि नहीं? इज इट ओके? कोई भी मुझे यस, बता दीजिए प्लीज। ये 100 हो यस रही है। मैम, दिख रहा है। नहीं, अभी स्क्रॉल नहीं हुई। ठीक है, तो अब हमारा प्रोटीन का ही है ना। यस, इस पिक्चर में ना एक्चुअली, रुकिए मैं हिंदी का देख लेते हैं इस बारी, इंग्लिश का ही आ रहा है। नहीं, ये एक्चुअली इंग्लिश में ही है, हिंदी में नहीं है ये। तो थोड़ा सा इसी से ही आप लोग अभी कर लीजिए, प्रोटीन का ही है ये, पर ये इंग्लिश पे है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आएगी इसकी, बट कोशिश करते हैं हम भी।
तो बेसिकली अब हमारा जो प्रोटीन के बारे में जो है, प्रोटीन हमारा, इनका भी काम क्या है, हमारे को एनर्जी देने का है, ठीक है ना। प्रोटीन का शब्द का अर्थ बेसिकली होता है, अगर हम इसको समझेंगे, उसका जो ये जो शब्द लिया गया था उसका अर्थ होता था पहला स्थान लेना, सबसे पहले, मतलब इसको है। तो ये हमारे शरीर में बेसिकली इसीलिए इसको लिया गया क्योंकि हमारे शरीर को बनाने में काम करता है। और जैसे कि मसल्स में तो आपको पता ही है कि उनकी फॉर्मेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है ना। तो ये हमारा जो इसकी सबसे मूल इकाई होती है, ये भी हमारा कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बनिक होता है। इसमें भी हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन एक और अतिरिक्त हमें इसमें एक मॉलिक्यूल और होता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रोजन। तो ये बेसिकली हमारे उन मॉलिक्यूल्स के साथ साथ इसमें हमारा नाइट्रोजन भी इसमें जो है उपस्थित होता है, और इसीलिए ये हमारा फैट से और कार्बोहाइड्रेट से डिफरेंट है। इनकी जो छोटी छोटी चेन्स बनी हुई होती है उनको हम बोलते हैं अमाइनो एसिड्स, जो कि इसकी सबसे छोटी इकाई है। अब ये जो अमाइनो एसिड जो सबसे छोटी इकाई है, ये आपस में चेन बनाते हैं, और ये ही जो है मिलके ही जो है प्रोटीन ही इनसे बनता है। तो उनकी चेन के माध्यम से ही तो हमारे शरीर के अंदर ये जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होने चाहिए, और ये जो मिलके चेन बनाते हैं, इनसे ही कई तरह के प्रोटीन बनते हैं। और 22 तरह के अमाइनो एसिड से बनती है ये प्रोटीन जो होता है। 22 तरह के अमाइनो एसिड्स चाहिए, ठीक है। तो उनमें भी 22 जो प्रकार के अमाइनो एसिड होते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत जरूरी है, वो हमारे शरीर में होने ही चाहिए। उनको हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एसेंशियल हम अमाइनो एसिड्स के रूप में हम उनको जो है जानते हैं। और प्रोटीन बेसिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, क्योंकि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये एक मजबूत इनके बीच में एक बंधन होता है, एक बॉन्ड होता है, उससे ये जुड़े होते हैं। तो इसीलिए इनको थोड़ा सा आराम से, जैसे वो तो आराम से टूट जाते थे कार्बोहाइड्रेट, पर ये इतनी आसानी से नहीं टूटते, क्योंकि इनके अंदर बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। और प्रोटीन हमारे शरीर में हमारे मांसपेशियों को, हमारे हड्डियों को, हमारे जो बाल हैं, हमारे नाखून हैं, हमारी स्किन है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ये सब जगह ही प्रेजेंट होता है। ये हमारे को इतने बनाने में मदद करता है। साथ ही साथ जो हमारे शरीर के कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो आपके हार्मोन्स हैं, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज हैं, ये सभी जो है ये प्रोटीन से ही बनते हैं। इन सबको बनाने में प्रोटीन की ही मदद ली जाती है, प्रोटीन से ही बनते हैं। तो जो प्रोटीन वर्ड जो था, बेसिकली हमने इसके बारे में मतलब पहला स्थान लेना, प्राइम इंपॉर्टेंस, जो हमारा जो इसको शब्द जिन्होंने, जिन साइंटिस्ट ने बेसिकली इसका जो नाम दिया था, तो वो उसी आधार पे कि प्राइम इंपॉर्टेंस इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ग्रीक वर्ड से आया मैम, प्रोटियोस। प्रोटियोस इज ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड था। ग्रीक वर्ड प्रोटियोस मतलब फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्राइम इंपॉर्टेंस, यस, प्राइम इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ग्रीक में इसका मीनिंग यही था, तो इसीलिए इनका जो है प्रोटीन बना है। और ये हमारे बहुत सबसे इम्पोर्टेंट वो रोल प्ले करते हैं। और क्योंकि इसके बिना भी हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं होंगे, हार्मोन्स नहीं होंगे, एंटीबॉडीज नहीं होंगे, तो बाकी कुछ काम नहीं हो सकता है। तो सबसे हमारे इम्पोर्टेंट तो हमारे बॉडी में वाटर है सबसे पहले, और वाटर के बाद हमारा प्रोटीन का ही नंबर आता है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन के अंदर इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये अलग अलग काम में हमारे जो है मदद करते हैं। और अमाइनो एसिड्स जो कि हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स माने जाते हैं, यहाँ पर देखिए एसेंशियल और नॉन एसेंशियल हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एसेंशियल हमारे भोजन में होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो हमारे एसेंशियल वाले जो हैं, ये हमारे कितने हैं, हम इनका नाम जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारे एसेंशियल वाले हैं, ठीक है। और टोटल 22 होते हैं, ठीक है। इसमें 9 एसेंशियल होते हैं, 9 एसेंशियल प्रोटीन होते हैं।
8 नहीं होते, 9 होते हैं। ओके, अच्छा पिक्चर कट की वजह से 9, एक मिनट, एक तो हमारा आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, मीथेनिन हो गया, फिनाइलिन हो गया, थियोनाइन, हाँ हाँ, हिस्टेडीन नहीं लिखा इसमें, यस हिस्टेडीन मैम सबसे ऊपर लिखा हुआ है, वैलिन, सबसे पहले वही लिखा है। फिर वैलिन नहीं है, हाँ वैलिन नहीं है, 9 है हमारे। ओके, 9 एसेंशियल हमारे हैं, और 22 में से 9 तो ये हमारे हैं ही, उसके बाद जो हमारे नॉन एसेंशियल में आते हैं, ठीक है। और हमारे भोजन की क्वालिटी इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे उस भोजन में हमारे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कितने प्रेजेंट हैं, और ये हमारे एनिमल और प्लांट सोर्सेज दोनों से ही मिलते हैं। और बेसिकली एनिमल सोर्सेज को ज्यादा हाई क्वालिटी का माना जाता है, अच्छा माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्हीं एनिमल सोर्सेज में हमारे सारे ही हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेनिक जो इनका जो हमारा ये अमाइनो एसिड्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है, ये हमारे RCH ब्रैकेट में NH2 जो कि हमारा नाइट्रोजन का कंपाउंड है, और फिर COOH, ये हमारे हाइड्रोजन, कार्बन, हमारे ऑक्सीजन, उसके अलावा यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन का भी प्रेजेंट होता है, तो इसलिए ये इस तरह से है, ठीक है ना। तो ये हमारी इनकी कॉम्प्लिकेटेड चेन्स आपको दिखाई दे रही है। R ग्रुप जो होता है हमारा कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप होता है, यहाँ पर आप देखिए ये इनकी चेन होती है, ठीक है ना, ये इस तरह से ये है। तो ये जो बॉन्ड इनके बीच में होते हैं, ये हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, और इस वजह से इनके जो है पाचन के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ता है, तो ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स उसमें ही हमारे आ जाते हैं। तो हमारे इसके बाद जो है, अब इनका काम क्या है। सबसे पहला काम ये हमारे शरीर के अंदर बॉडी बिल्डिंग का करते हैं, शरीर निर्माण में इनका सबसे ज्यादा काम होता है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ही इनका है, क्योंकि हमारे शरीर को बनाने में इनकी जो है इनका सबसे ज्यादा काम होता है। जितने भी हमारे ऊतक जो बनते हैं, हमारे टिश्यूज जो हैं, उनको बनाने में, हमारे जितने भी कोशिकाएं हैं उन सबको बनाने में, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, हमारे विकास के लिए हमारे जो है अमाइनो एसिड्स की जरूरत है। 9, हाँ ठीक है, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। 9 एसेंशियल हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि हमारे भोजन में होने ही चाहिए, उन्हीं से ही हमारी प्रॉपर बॉडी की जो है डेवलपमेंट होती है। अगर किसी की कमी होती है तो कई बारी फिर हमारा वहां पर हमारे ग्रोथ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे बॉडी की बेसिकली ग्रोथ के लिए बहुत ही हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इनका काम रहता है। इसके बाद जो है इनका हमारा बॉडी की हमारे रेगुलेशन के लिए, तो हमारी बॉडी के जितने भी कार्य हैं उनको प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए इनका काम होता है। जैसे यहाँ पर बताया हुआ, इम्यून प्रोटीन्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, ये मदद करते हैं हमारे शरीर के जो भी बाकी के जो भी क्रियाएं हैं, ये उनमें मदद करते हैं कि ताकि वो ठीक से जो है काम करें। तो सबसे पहले तो ये हमारे एंटीबॉडीज बनाने में मदद करते हैं। जो एंटीबॉडीज हमारी बनती है वो प्रोटीन से ही बनती हैं, और वो हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन से लड़ने में हमारे मदद करते हैं, हमारी बॉडी को एक तरह से प्रोटेक्ट भी करते हैं। हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स भी हमारे शरीर के पूरे बॉडी को में हमारे रेगुलेट करते हैं, सारा हमारे बॉडी के सभी सिस्टम्स, हमारे तंत्र, हमारे जितने भी ऑर्गन से ठीक से काम करे, तो वहां पर भी हमारे हार्मोन का रोल प्ले होता है। एंजाइम्स जैसे कि बताया हमारे डाइजेशन में बहुत मदद करते हैं, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था सलाइवरी अमाइलेज था, हमारे पेनक्रियास, जो हमारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं, तो वहां पर भी इनका होता है। फिर कुछ न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो है हमारे सारे ही जितने बाकी जो बॉडी के जो प्रोटीन्स बनते हैं उनकी भी फॉर्मेशन में के अंदर मदद करते हैं। तो मसल्स को कंट्रोल, उसका एक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें कि हीमोग्लोबिन है। हीम इज अ आयरन एंड ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। तो वहां पर भी जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है बेसिकली इट्स अ प्रोटीन। तो ये सारे जो कार्य होते हैं ये हमारे प्रोटीन के होते हैं।
कुछ स्पेसिफिक फंक्शन भी होते हैं वहां पर, जो कि हमारे अलग अलग कुछ स्पेशल काम के लिए उनको बोला जाता है। जैसे कि हमारे लिवर के अंदर फैट ना इकट्ठा हो जाए, तो वहां पे एक खास तरह का जो हमारा प्रोटीन है वो काम करता है। हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए वगैरह में भी इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो भी प्रोटीन की मदद से ही करते हैं। तो ये सारे हमारे इनके मुख्य रूप से काम होते हैं। फिर ऊर्जा देने का काम, जैसे कि हम समझ ही रहे हैं, ऊर्जा देने का काम होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये ऊर्जा देने में काम नहीं आते हैं। ऊर्जा देने का काम जो हमारे मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा ही करते हैं। अगर उनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर पर्याप्त ऊर्जा नहीं बनती, तब ये काम प्रोटीन आके संभालते हैं। तब वो फिर हमारे शरीर को एनर्जी ग्रोथ करने के बजाय वहां पर हमारा जो है ऊर्जा प्रदान करने का जो है काम करना शुरू कर देते हैं। वहां पर जहां पर कुछ ऐसे कारणवश की कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है अगर हमें ऊर्जा नहीं दे रहे, और जो हमें ऊर्जा जो हमें प्रोटीन देते हैं वो भी हमारे कार्बोहाइड्रेट के बराबर ही देते हैं, 4 कैलोरीज ही देते हैं। इसके बाद जो होता है हमारे को ये हमारे शरीर के अंदर स्टोरेज का भी काम करते हैं। कुछ जो प्रोटीन होते हैं हमारे, जैसे आयरन, आपको देखा हीमोग्लोबिन होता है, वो आयरन को ही अपने साथ पकड़ के रखते हैं और हमारे बाकी उसमें काम करते हैं। कॉपर को भी होता है। हमारे शरीर के जो एसिड बेस का जो हमारा पीएच बैलेंस होता है, ये भी उसको मेंटेन करते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करने में ये मदद करते हैं। और हमारे जो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन्स में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मिल्क जो बनता है वो भी बहुत इसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। और फीटस डेवलपमेंट के लिए भी हमारे जो है प्रोटीन का बहुत ही जरूरी है। कुछ अमाइनो एसिड्स फीटस की डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमारे सोर्सेज नहीं आए हैं, देखती हूँ मैं एक बार आगे। आजकल है ना, इसका भी बहुत हो गया है, पीडिकास रेटिंग, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, किस चीज का कितना है। जैसे एग जो होता है वो 19 इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं उसमें। तो पीडिकास रेटिंग 1 जिसकी होती है उसको टॉप स्कोर दिया जाता है आजकल। तो सोया प्रोटीन आइसोलेट, उसकी पीडिकास रेटिंग 1 होती है। मतलब जिसकी पीडिकास रेटिंग 1 होती है वो बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है, वो किडनी फ्रेंडली भी होता है। ओके, इसके ऊपर बहुत काम किया जा रहा है मैम, पीडिकास रेटिंग के, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर किसका कितना है। फिर ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, 3 ग्रेड के प्रोटीन होते हैं। ए ग्रेड में आता है आपका सोया प्रोटीन आइसोलेट, और अंडे को ए ग्रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें 19 अमीनो एसिड होते हैं, 22 तो अंडे में भी नहीं होते हैं। ओके। और सिर्फ सोया प्रोटीन आइसोलेट ऐसा होता है जिसमें 22 के 22 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। वो भी आइसोलेट कैसे बनता है, 100 किलो सोयाबीन में 3 किलो आइसोलेट बनता है, उसको प्रोसेस के द्वारा निकाला जाता है, मतलब उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। ओके। अगर सोयाबीन तो उसको इतना प्रोटीन नहीं मिलेगा, क्योंकि सोयाबीन को प्रोसेस किया जाता है। और उसमें से फैट को बाहर निकाल के, और आइसोलेट मतलब कोर प्रोटीन, उसमें 22 अमीनो एसिड होते हैं, तो उसकी पीडिकास रेटिंग 1 होती है। और जो टॉप लेवल का जो प्रोटीन होता है वही कहलाता है जिसकी पीडिकास रेटिंग 1 होती है। और बाकी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट 0.9, आप गूगल पे सर्च करोगे सारी डिटेल आएगी। दाल की पीडिकास रेटिंग 0.6 होती है, मतलब दाल 3rd ग्रेड प्रोटीन में आता है। तो आप जितना बेकार वाला प्रोटीन खाओगे उतना बॉडी के लिए हार्मफुल है। इसलिए जब भी किडनी पेशेंट्स या कोई पेशेंट्स आते हैं तो उनको जो प्रोटीन रेकमेंड किया जाता है वो वही रिकमेंड किया जाता है जिसकी पीडिकास रेटिंग हाई होती है। ऐसा नहीं कि उसको दाल लिख दे अपन, दाल में प्रोटीन होता है पर दाल की पीडिकास रेटिंग 0.6 ही रहती है। तो ये इस पे बहुत वर्क किया जा रहा है। तो ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड प्रोटीन एंड द प्रोटीन which is high pidicas rating is recommended for patients also. थेरेपेटिक न्यूट्रिशन में भी इसका काम होता है। अच्छा, चलिए। लेकिन अगर हम जैसे सिंपल, अब हम लोग ही हैं, अगर हम अभी तक, क्योंकि इतना ज्यादा मार्केट में भी अगर आप लेने जाते हो तो नहीं होता, तो अभी हम जैसे अपने ही कुछ सामान लेने के लिए जाए तो क्या उनके ऊपर अभी मार्किंग होनी शुरू हो गई है? मान लो मैं दाल का पैकेट, बिल्कुल मार्किंग हो रही है। जो टॉप प्रोटीन है, आप किसी भी कंपनी का टॉप ग्रेड प्रोटीन नीचे लिखा रहता है पीडिकास रेटिंग स्कोर, लिखा रहता है, जो टॉप लेवल के प्रोटीन होते हैं। बोर्नविटा में 100 ग्राम में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, कॉम्प्लेक्स में 100 ग्राम में 26 ग्राम प्रोटीन होता है, हॉर्लिक्स में 26 ग्राम होता है, और अपना क्या बोलते हैं, प्रोटीन एक्स में 100 ग्राम में 32 ग्राम प्रोटीन होता है।
मतलब सोचो शुगर कितनी खा रहे हो आप। ये तो सप्लीमेंट्स हो गए ना। अगर जो हम नेचुरल सोर्सेज की बात करते हैं, जैसे नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ नेचुरल सोर्सेज से पिटिकाज रेटिंग 1 वाला प्रोटीन पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज व्हाई वी नीड टू टेक सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स, ओके। यस। लेकिन अगर हम ना चाहें कि अगर ये हो, क्योंकि ऑब्वियसली सब कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, अगर आप उस हिसाब से देखो, उसकी बॉडी वैसी नहीं रहती ना फिर। हाँ आप जैसी बॉडी बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि पेट अंदर हो जाए, पेट अंदर होगा ही नहीं जब तक 22 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं मिलेंगे। और 22 एसेंशियल अमीनो एसिड नॉर्मल डाइट से मिलते ही नहीं है, दाल खा के मिलेंगे ही नहीं। 0.6 आपका पिटिकाज रेटिंग वाला, आप कितनी दाल खा लो, 0.6 क्या है हम उसका पिटिकाज सिर्फ रेटिंग। नेचुरल सोर्सेज पर डिपेंड होके हम अपने बैलेंस डाइट नहीं कर रख सकते, इसका मतलब? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो लेकिन मुझे we need to take high PTCAS rating and that is why इसके ऊपर रिसर्च हो रही है बहुत ज्यादा। जितने टॉप एथलीट है, ओलंपिक्स में मेडल ला रहे हैं, इनको क्यों न्यूट्रिशन दिया जा रहा है? क्योंकि उनका ना वर्क फिर उसी हिसाब से ही है। लेकिन अगर एक daily routine अगर पर्सन को चाहिए, उस हिसाब से नहीं दिया जा रहा है, उनको गुड क्वालिटी प्रोटीन दिया जा रहा है ताकि वो परफॉर्मेंस उनका अच्छा रहे और बॉडी फिट रहे और फैट ना आए। आप तो कितने इसका भी मतलब सभी लोगों को हाँ नहीं, इसका मतलब सभी लोगों को ही हमें इस तरह के जो है सप्लीमेंट डेली इंक्लूड करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल 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 करना ही पड़ेगा। तो दोस्त पल अगर फिर भी अगर, क्योंकि सब कुछ देखना ही पड़ता है कि अगर हम, चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा उसी की बात है, डिस्कशन का बहुत ज्यादा है, पर अच्छा है आपने सबको अपडेट किया। होप सो कि बाकी सब भी इस चीज से जो है अपने आप को अपडेट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। इस तरह की आप बीच में डिस्कस करते रहिएगा, बहुत अच्छा है, ताकि हम लोगों भी और इस तरह के बातें पता चलती रहे। बिकॉज यू आर ए डाइटिशियन, तो आप ज्यादा बेहतर रूप से जानते हैं इन चीजों को। थैंक यू सो मच। चले फिर आगे हम करते हैं सोर्सेज के बारे में। तो सोर्सेज आप ही बताइए कि हम कौन कौन से सोर्सेज हम लोगों को इंक्लूड करने चाहिए, फिर हम इस स्लाइड की बात करेंगे। आप हैं अभी? एम आई ऑडिबल? यस मैम ऑडिबल। हाँ, आप बताइए फिर कौन से सोर्सेज होने चाहिए जो कि हमारे लिए दी बेस्ट होते हैं, एक जनरल उसमें बता आप दीजिए। कैसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ, मैं आप ही से लगा अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं। जी जी, आप ही से पूछा। मैम सबसे अच्छा प्रोटीन तो वैसे देखा जाए तो अपना जितने भी, जैसे पनीर, जैसे दूध है, दूध में जो प्रोटीन होता है केसिन और वे का प्रोटीन होता है। तो दूध में केसिन बाहर निकालने के बाद जब वे बचता है, जो पानी बचता है, दैट इज बेटर देन केसिन। तो उसको उसको जो है ड्राई करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। तो इसीलिए दैट वाटर इज मोर कंटेन्स गुड क्वालिटी प्रोटीन रादर देन होल मिल्क, है ना। तो इस तरीके से प्रोटीन कैसा लेना जिससे आपका फैट भी ना बढ़े और जिससे आपकी बॉडी की नहीं। तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। एक बच्चे की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? जस्ट डबल होती है, 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट रिक्वायरमेंट होती है। और एक बॉडी बिल्डर की कितनी होती है? बॉडी बिल्डर 2.5 ग्राम से 3 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप एक बात बताओ, अगर मेरा वजन 60 किलो है और मुझे 60 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो मुझे 1 गिलास दूध से तो 5 ग्राम प्रोटीन मिला, अगर मैं उसकी जो अपने न्यूट्रिटिव वैल्यू देखूं तो। तो अगर मुझे 60 ग्राम प्रोटीन लेना है तो क्या मैं इतना दूध, इतना दही, इतना सब कुछ खा सकती हूँ क्या? और अगर मैं इतना दूध पीऊंगी, इतना दही खाऊंगी, इतना पनीर खाऊंगी, तो उससे कैलोरी भी तो मिलेगी मुझे। अब मुझे वेट भी मैनेज करना है, मुझे प्रोटीन भी कोप अप करना है, तो मुझे ऐसे सोर्सेस पे जाना पड़ेगा। जैसे स्किम्ड मिल्क इज बेटर ऑप्शन रादर देन फुल मिल्क, क्योंकि स्किम्ड मिल्क आप खाओगे तो उसमें फैट नहीं रहेगा, इसलिए रात भर फ्रिज में रख के उसका पूरा मलाई निकाल के उस दूध को आप पियोगे तो दैट कंटेन्स गुड क्वालिटी प्रोटीन एज वेल एज लो इन फैट। तो इस चीज पे आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा कि जो प्रोटीन का जो सोर्स खा रहे हो आप, उसमें कितना फैट है और वो किस क्वालिटी का है। ये दोनों चीजें बहुत मैटर करती है। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। तो अभी अपने टॉपिक को फिर अब हम कंप्लीट कर लेते हैं। सोर्सेज हम देख लेते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने बताया वो सोर्सेज तो हैं ही। बाकी हमारे जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे कहाँ से मिलते हैं? दालों से मिलते हैं, लेग्यूम्स हमारे होते हैं। और इसमें दिखाई दे रहा है हमारी जितनी भी दालें हैं, ठीक है, उनमें सोयाबीन भी आप कह सकते हैं। सोयाबीन से हमारा जो है टोफू, जो कि हम उसका जो पनीर बनाते हैं। साथ में हमारे जो मटर है, मूंगफली वगैरह है, जितने भी नट्स हैं, सीड्स हैं, उनमें भी हमारे जो है प्रोटीन हमारे होता है। जैसे सूरजमुखी का जो बीज है, हमारे
और पंपकिन सीड्स होते हैं हमारे, सीसम सीड्स होते हैं, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ये सारे हमारे, आलमंड्स, पिस्ताचो वगैरह, इन सब में भी हमारे प्रेजेंट होते हैं। बाकी हमारे होल ग्रेन्स जो होते हैं इनमें भी हमारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे व्हीट क्विनोआ जो आजकल चल रहा है, हमारे मिलेट्स में भी है, और हमारे कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जहाँ से हमें ये मिलता है। सब्जियों में जब हम स्प्राउट्स जो हम कर देते हैं, ब्रोकली है, इस तरह की सब्जियों में आर्टिचोक्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद जो हमारे सबसे अच्छा तो एक्चुअली सोर्स हम एनिमल सोर्सेज को ही मान के चलते हैं, तो जो हमारा पोल्ट्री होता है, चिकन है, हमारे एग्स है ना, ये वाले सोर्सेज हमारे, सी फूड है हमारा, फिश वगैरह, देज आर द गुड सोर्सेज बेसिकली, द डेयरी फूड्स हमारे, दूध और उससे बनी हुई चीजें, और हमारा रेड मीट भी, इसको हम गुड सोर्स में ही मान के चलते हैं। तो प्रोटीन बेसिकली हमारा जो है यहाँ पर हमारे को जो है बॉडी डेवलपमेंट में, रिपेयर में काम करता है, और साथ ही साथ एनर्जी भी देने में काम करता है। और यहाँ पर जो हमारे प्रोटीन का जो पाचन होता है, बेसिकली हमारा जो प्रोटीन का पाचन हमारे कहाँ पर होता है, बताएं कोई, एनीवन? एनाटॉमी में पढ़ा होगा आप लोगों ने, एनाटॉमी, फिर उसमें कुछ डिस्कस हुआ होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का जब हमने पढ़ा होगा तो। लिवर में लिवर रोल प्ले करता है, पर मेन हमारा स्टमक में ही शुरू होता है हमारा, ठीक है। स्टमक में हमारा मुख्य रूप से जो पाचन शुरू होता है, उसके बाद छोटी आंत में तो सारा सबका हमारा कंप्लीट होता ही है। हमारा स्टमक में सबसे पहले शुरू होता है। स्टमक के अंदर हमारा जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन, वो हमारे अमीनो एसिड्स की जो चेन्स होती हैं उनको वो तोड़ता है, लेकिन कंप्लीट यहाँ पर नहीं होता है, स्टार्ट हो जाता है। पेप्सिन जो हमारा एंजाइम है, और हमारा HCl भी उसमें रोल प्ले करता है, वो हमारे प्रोटीन को तोड़ने का काम करना शुरू कर देते हैं। कंप्लीट हमारा स्मॉल इंटेस्टीन में जाके होता है, वहां पर हमारे जो स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर जो हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिन होता है, और हमारा काइमोट्रिप्सिन होता है, ये हमारा अमीनो एसिड्स की चेन्स को पूरा उनको जो है तोड़ देते हैं, और सिंपल फॉर्म में उसको कर देते हैं, और उसके बाद जो हमारा जो है एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। तो हमारा जो डाइजेशन हो बेसिकली हमारा स्टमक से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद जो अमीनो एसिड ब्लड के द्वारा फिर हमारा लिवर में भी लेके जाया जाता है। और लिवर जो है बेसिकली वो अमीनो एसिड को हमारे जो ब्लड प्रोटीन बनाने में भी मदद करते हैं, हमारे कुछ जो है लिवर में भी रह जाते हैं, और लिवर का भी वहां पर बहुत बड़ा जो है रोल प्ले होता है हमारा प्रोटीन के उससे ही। और इस तरह से हमारा जो फिर ये हमारे को एनर्जी देने के लिए और हमारे बॉडी की डेवलपमेंट के लिए ब्लड वहां पर उनको लेके जाता है, और इस तरह से हमारे प्रोटीन का जो है पूरा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, और फिर वहां पर शरीर निर्माण के लिए जो इसका काम होता है वहां पर इसको लाया जाता है। तो ये हमारा प्रोटीन के बारे में हमारा डिस्कशन रहा, ठीक है। तो कीप इन माइंड दैट, हाँ जी, प्रोटीन का यदि पाचन, यदि हम एक प्रश्न पूछा जाए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो कोई एक शब्द में नहीं बता सकते हैं। देखिए वो नहीं, एक शब्द में ही बताना पड़ेगा, समझोगे तो आपको काफी सारे शब्दों में, लेकिन आपका एग्जाम MCQ है तो आपको क्वेश्चन उसी तरह से पूछा जाएगा, आपको उसमें से टिक मार्क करना पड़ेगा, लेकिन हम समझाने के लिए तो आपको पूरी कहानी तो बताएंगे ना, लेकिन क्वेश्चन उसी हिसाब से ही बनते हैं कि आपको एक शब्द में जवाब दिया जाए। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या बनेगा। मे बी दे आस्क कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता है, माउथ से होता है, लिवर से होता है, या स्टमक से होता है, तो आप कहाँ पे आंसर करोगे? स्टमक। स्टमक, सिंपल, क्योंकि अभी हमने पढ़ा वहीं से ही शुरू होता है। तो उसके बाद अब हम देखेंगे रिकमेंडेड डाइट जो हमारी होती है वो, जैसे कि वैसे तो 1 ग्राम है लगभग लगभग बताते हैं, तो 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट है, ठीक है। तो हमें यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो पेट में होता है, बस छोटी आंत नहीं लिखेंगे। कहाँ से शुरू होता है तब पेट, और कहाँ खत्म हाँ। होता है तो इंटेस्टाइन स्मॉल। अच्छा।
ओके, फिर आज की क्लास को यहीं पे हम विराम देते हैं। ओके, यस मैम। चलिए 1 ओम से अपनी कक्षा को यहीं पे हम जो है विराम देते हैं। कल फिर से मुलाकात होगी।